दोस्तों नमस्कार। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ये 25 तारीख है, मतलब 26 जनवरी कल है और चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ी से चल रही है। मतलब वही जो पांचों राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। तो सबसे ज़्यादा चर्चे जिस राज्य के हैं वह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश है और बाकी राज्य ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ भी उसी तरह की सरगर्मी चल रही है। पर राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता को बनाए रखने में जो उत्तर प्रदेश की भूमिका है वह शायद ही किसी राज्य की हो, क्योंकि लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें यहीं से निर्धारित होती हैं और कौन सत्ता में रहेगा यह भी यहीं उत्तर प्रदेश से तय होता है। तो भारत के राजनीति की जो धुरी है, मतलब लोकतंत्र में जो संख्या बल से तय होता है बहुमत, अल्पमत, और जिसके माध्यम से यह तय होता है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, तो यह बात हमारे उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। और हमारे यहाँ चुनाव कैसे होता है? सोशल इंजीनियरिंग से, मतलब जातीय समीकरणों से। और अब भी विकास जिसे मुद्दा बनना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैंड ऑर्डर कैसा है, यह मुद्दे पता नहीं कितने नंबर पे चले जाते हैं और अंततः जात, बिरादरी और धर्म की ही बात शुरू हो जाती है। हालांकि यह कमोवेश सभी जगहों पर है। अगर आप पंजाब चुनाव को भी बारीकी से देखिए तो वहाँ भी जाति ही मुद्दा है। अगर दलित पॉलिटिक्स की बात हो रही है और तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसमें भी यह फैक्टर ही आ रहा है कि किससे किसको कितना संतुष्ट करना है और अपनी तरफ कैसे किनको ले आना है, या फिर अपनी तरफ से दूसरी तरफ जाने से कैसे रोकना है। यही राजनीति की सफलता है। और 2007 के कुछ पहले ही हमारे यहाँ जब बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो इसे सफल सोशल इंजीनियरिंग कहा गया, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को दलित राजनीतिक दल कहता है और जिसकी आबादी महज 21 से 22% है, मतलब 20 से लेकर 22% तक में सारा गुणा गणित किया जाता है। अगर वह उस समुदाय का 100% मत भी प्राप्त कर ले तो वह सरकार नहीं बना सकती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की होती है कि वह किसी और समूह का वोट हासिल करे, जिसमें सवर्ण और पिछड़ी जातियां जिन्हें कहा जाता है उसके समूह को थोड़ा थोड़ा या किसी एक खास समूह का अधिकांश वोट अगर वह हासिल कर लेती है तो उसकी सरकार बन जाती है। इसी तरह समाजवादी पार्टी है, वह अपने को पिछड़ों का दल मानती है, कहती है। मतलब उनके नरेटिव में पिछड़े का हितैषी होने का एक ढोंग, प्रोपेगेंडा, प्रचार, ये चीज़ें चलता रहता है। बाकी दलों की भी स्थिति ऐसी ही है। जैसे कि भाजपा पे लगातार सवर्णों का पार्टी होने का एक ठप्पा लगा हुआ था इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा कभी भी सवर्णों के मत से सिर्फ सरकार नहीं बना सकती है, उसे भी दलित पिछड़ों का वोट चाहिए। मतलब तीनों दलों की जो स्थिति है वह अपने जातीय समूह के मत से ही केवल सरकार बना सके, यह संभव नहीं है। ऐसे में वही सोशल इंजीनियरिंग, मतलब जातियों के गुणा गणित का खेल चलना स्वाभाविक हो जाता है। तो इस गुणा गणित के खेल में अगर किसी को लीड है तो वह भाजपा है, क्योंकि भाजपा ने अपने कोर वोटर को किसी एक जातीय समूह तक नहीं रखा। यह एक सच्चाई है, क्योंकि मंडल कमंडल की राजनीति में जब सत्ता पाना मुश्किल हो गया तब भाजपा के जो बड़े नेता हैं वह कल्याण सिंह,
उमा भारती जैसे लोग सत्ता शीर्ष पर भाजपा को ले जा रहे हैं। और केंद्र में 2014 में पूर्ण बहुमत में भाजपा को अगर कोई लेकर आ रहा है तो वह नरेंद्र भाई मोदी हैं। वो भी सवर्ण जाति से नहीं आते, यह एक सच्चाई है। तो मतलब भाजपा ने अपने नेतृत्व को डाइवर्सिफाई किया। अगर आप देखिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में उनके प्रवक्ता और शीर्ष स्तर पर जो लीडरशिप है उसमें सवर्ण जातियों के अलावा टीवी पर और मीडिया के जो दूसरे माध्यम हैं उन पर भी अन्य समुदायों के लोग दिखते हैं। अब भाजपा के टीवी पर जो प्रवक्ता दिखाई देते हैं उसमें कई मुस्लिम चेहरे आपको दिखाई देंगे, पिछड़ों का चेहरा दिखाई देगा। मतलब वो सभी जातियों को लेकर चल रहे हैं। तो वहाँ हर जाति और समुदाय का अपने यहाँ एक नेता बनाते हैं। आप सारे राज्यों में अगर देखेंगे बीजेपी के मजबूत होने के पीछे अगर कोई कारण है तो वह यही है कि वह हर समुदाय का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। आप तमाम बातों से उनके सहमत असहमत हो सकते हैं, हो सकता है कि आप उनके घनघोर विरोधी भी हों, पर पार्टी के स्तर पर अगर पार्टी को खड़ा करना है, राजनीति में उसकी भूमिका को बनाए रखना है तो भाजपा से सीखना चाहिए। अब जैसे आप कांग्रेस को लीजिए, कांग्रेस दिनों दिन खुद को खत्म कर रही है। अगर एक जीवित व्यक्ति के रूप में अगर दल को देखा जाए तो कांग्रेस आत्महत्या कर रही है, क्योंकि वह स्थानीय नेतृत्व को पनपने नहीं दे रही है। सोचिए, उत्तर प्रदेश में आज आरपीएन सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दिया, जतिन दास ने जतिन प्रसाद ने भी कांग्रेस छोड़ दिया। जो कांग्रेस के बड़े नेता हो सकते थे, क्योंकि उनके कैरियर में जिस तरीके से आगे उन्हें बढ़ना चाहिए था, कांग्रेसी नेतृत्व ने उन्हें बढ़ने नहीं दिया। सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व प्रमोद तिवारी, जतिन प्रसाद या फिर आरपीएन सिंह के हाथ में होता, या और बहुत सारे ऐसे चेहरे जो कांग्रेस को प्रदेश में आगे बढ़ा सकते, अगर वो नेतृत्व कर रहे होते और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहे होते, तो क्या पार्टी संगठन के स्तर पर इस तरह की स्थिति में पहुंचती? सोचिए, जिला स्तर की इकाई इनकी लगभग न के बराबर है। मीडिया में भाषण देना, चंद सभाएं कर लेना, इससे पार्टी नहीं चलती है। और बाकी दलों का भी हश्र जो खराब होता है या इस हालात में खुद को पहुंचा लेते हैं, तो उसके पीछे भी यही कारण होता है कि वह अपने स्थानीय नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं यह डर लगता रहता है कि उनका चेहरा नहीं बचेगा, क्योंकि वही लगातार टीवी पर और मीडिया में दिखाई देना चाहते हैं। जबकि राजनीति में नेतृत्व का यह गुण होता ही नहीं। जब आप नेतृत्व के लायक होते हैं और आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है तो धीरे धीरे आप ही दिखाई पड़ते हो। इसके लिए आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। यह सभी नेताओं को मानना चाहिए। अब जैसे भाजपा से सीखने के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, लीडरशिप पैदा करना है हर समुदाय के बीच में, तभी आप सत्ता पा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर आपको बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है और वह एक दिन में नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लीजिए, अभी विगत 2-4 महीने से ही हमारी जो प्रमुख भाजपा के विरोध में लड़ सकने की स्थिति में जो राजनीतिक दल हैं वह सपा और बसपा है, और बसपा इस चुनाव से लगभग बाहर हो चुकी है, और उसके जो परंपरागत मतदाता हैं वह भी अब बसपा से कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, और वह अगर इस चुनाव में दहाई के अंक में भी पहुंच जाए तो यह एक उपलब्धि मानी जाएगी।
यह सच है। ऐसे में जो कथित बसपा का वोट है जाति समीकरणों के आधार पे, वह किस तरह और कितना कहाँ जाएगा, इसमें उसकी निर्णायक भूमिका है। अब सपा को लीजिए, तो सपा ने जिस तरीके से राजनीति किया या विगत 5 वर्षों में स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से उन्हें होना चाहिए था और अपने संगठन को जिस तरीके से संगठित रखना था, उसने भी वैसा कोई काम नहीं किया है, ये सच है। जबकि भाजपा और उसके अनुषंगी संगठन लगातार क्षेत्र में काम कर रहे थे, जातीय धार्मिक आधार पर वह लोगों से संपर्क कर रहे थे। अगर आप भाजपा की इस बात के लिए आलोचना करते रहेंगे केवल, तो यह भाजपा के लिए वास्तव में आप एक प्रचारक की भूमिका में होते हैं। वह तमाम पत्रकार, राजनीतिज्ञ या दूसरे मीडिया हाउसेस जो लगातार मोदी और भाजपा को गाली देते रहते हैं या यूं कहें अंध विरोध करते रहते हैं और अपने आप को मोदी हेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वास्तव में मोदी के सबसे बड़े प्रचारक यही लोग हैं। आप देखिए किसी भी न्यूज़ एंकर को जो मोदी का सबसे ज़्यादा विरोध करता है, किसी भी नीति और मामले को लेकर वह तथ्यों तर्कों पर बात नहीं करता, क्योंकि भाजपा और मोदी कोई निर्णय ले रहे हैं, इसलिए उसमें कमियां ढूंढनी है, बतानी है और एक माहौल तैयार करना है। जब आप हमेशा ऐसा करने लगते हैं तो इससे आपकी पत्रकारिता संदेह से परे नहीं रह जाती है। आप भी उसी पत्रकार के श्रेणी में चले जाते हैं जिसे आप भक्त समर्थक कहते हैं। मतलब पत्रकारिता या निष्पक्ष मीडिया लगातार वह व्यक्ति नहीं हो सकता है जो हर बात में सिर्फ विरोध करता है और नकारात्मक बातें करता है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति सरकार के पक्ष में लगातार बातें करता है और एक पक्ष में ही लगातार नरेटिव ढूंढता रहता है, वह भी पत्रकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्ति जो सिर्फ समर्थक हैं या सिर्फ विरोधी हैं, दोनों मीडिया की भूमिका में नहीं हैं। आप भक्त और हेटर की ही कैटेगरी में हैं, क्योंकि आपका काम है कि ये चीज़ है, इसमें ये तथ्य है, ये आंकड़े हैं, आप बताइए। मतलब समाचार को विचार मत बनाइए। मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति से, किसी बात से सहमत असहमत हो सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसका समाचार दूंगा तो मैं बताऊंगा कि ये घटना हुआ है। उसमें मेरा व्यक्तिगत विचार मायने नहीं रखता है, पर समाचारों पर विचार हावी हो गया है। लगातार 1 घंटे कोई पत्रकार प्रवचन देता है, तो फिर पत्रकारिता कैसे? घटना हुई 1 मिनट 2 मिनट की में ही बात खत्म हो जाएगी, फिर उसके दोनों पक्षों को आप बता सकते हैं। वास्तविक पत्रकारिता तो तभी मानी जाएगी मगर जब आप एक खास पक्ष में एक खास विचार की तरफ अपना झुकाव लगाव लगातार प्रदर्शित करते रहते हैं और यह साबित करते हैं कि देखिए ये गलत है, देखिए ये सही है। अच्छा बताइए, मान लीजिए हम लोकतांत्रिक देश तो हैं ही हैं, मानने की तो बात नहीं है इसमें, और कोई कानून बनता है, सरकार कोई निर्णय लेती है जिसके लिए वह चुनकर आई है और विपक्षी दल उससे असहमत है। संसद में बहस करेगी, वोटिंग होगी, फिर वह कानून वोट के माध्यम से पारित होगा या फिर नहीं पारित होगा। अब पारित हो जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, नहीं पारित होता तो कोई बात नहीं। फिर मान लीजिए विपक्ष इस कानून से असहमत ही है, तो वह जनता के बीच जाएगी, क्योंकि फिर चुनाव होगा और वह जनता से कहेगी देखिए ये कानून इन्होंने बनाया, इससे जनता का, देश का ये अहित हो सकता है और हम जैसे ही सत्ता में आएंगे ये कानून बदल देंगे। फिर वही संसदीय प्रक्रिया आएगी और वह कानून बदल जाएगा। मतलब एकदम से अच्छा, एकदम से सही, एकदम से गलत, सब खराब, सब अच्छा, ऐसी कोई चीज़ समाज में नहीं है। अच्छा बताइए, क्या हमारे संविधान में सब कुछ अच्छा है? नहीं। अगर सब कुछ सही होता तो 100 से ऊपर संविधान संशोधन क्यों करने पड़ते? संविधान संशोधन हमें करने पड़ेंगे, आगे भी करने पड़ेंगे, क्योंकि देश काल के हिसाब से जो परिस्थितियां होती हैं उसमें हमें नए नियम कानून की ज़रूरत होती है, क्योंकि समाज की आर्थिक और सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं समय के अनुसार बदल जाती हैं। अच्छा बताइए, धर्म ग्रंथ
के साथ आज की नैतिकता या आज का समाज तारतम्य बैठा सकता है? नहीं बैठा सकता है, क्योंकि समाज, जब धर्म ग्रंथ जिस समय के थे और जो बातें उस वक्त के लिए कही गई थी, अब वह समाज नहीं है। समाज पूरी तरह से बदल चुका है। शिक्षा व्यवस्था अब नए तरह की है, समाज भी नया हो गया है, तो उसकी ज़रूरतें और नैतिकता के मापदंड भी नए होंगे। ऐसे में हमें संविधान की ही तभी तो ज़रूरत होती है, नहीं तो धर्म ग्रंथों से शासन नहीं हो सकता है। तो हमें नई आवश्यकताओं के लिए नए कानून की ज़रूरत होती है। तो जो संविधान और कानून आज से पहले लिखे गए थे वह कल प्रासंगिक नहीं रहेंगे, और उस समाज को अपनी आवश्यकता के अनुसार नए कानून, संविधान या फिर जो भी नया और अच्छा होगा उसे लिखना होगा, उसे मानना होगा, उसे सहेजना होगा, उसे रचना होगा, उसे गढ़ना होगा। और आप अगर उसी पे अटके रह गए कि यही सिर्फ अच्छा है, सही है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, तो वह समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। खैर, अभी जो हमारी बात हो रही थी वह उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हो रही थी। तो आज के ही अखबारों को आप देख लीजिए और लगातार फॉलो करिए, न्यूज़ चैनल या फिर अखबारों को, तो बहुत सारा बकवास भी रहता है और उसी के साथ बहुत सारा अच्छा भी रहता है। तो समाचारों के संपादकीय पन्ने को पढ़िए, तो उसमें काफ़ी कुछ ठीक ठाक रहता है। आप लगातार निराशावादी और दुखी होने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें अभी देखिए तो क्या चल रहा है, किस पार्टी ने किस जाति को कितना टिकट दिया, मतलब समोड़ों में ब्राह्मण को कितना दिया, छत्री को कितना दिया, व्यापारी को कितना दिया, सिख को कितना दिया, ओबीसी में किस कैटेगरी किस जाति को कितना दिया, यादव नान यादव को कितना दिया, SC ST में जाटव नान जाटव को कितना दिया। पार्टियों का विश्लेषण आप देख लीजिए। भाई ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मतलब जाति की भूमिका है। और आप चुनाव को देखिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव हो रहा है, तो वहाँ जातियों का समीकरण और संतुलन कैसा है उस क्षेत्र में, उसी को ध्यान में रख के टिकट दिया गया है। और इस टिकट बंटवारे में भाजपा लीड में है, ये भी सच्चाई है। अब कौन चुनाव जीतेगा, कितनी सीट लाएगा, ये 10 मार्च को हमें पता चल जाएगा। इसी तरह पंजाब चुनाव को देखिए और उत्तराखंड के चुनाव को, तो वहाँ के विश्लेषण में भी इस तरह की बातें आ रही है, किस जाति समुदाय को कितना टिकट दिया गया है। तो सारा खेल परसेप्शन का शुरू हो जाता है और परसेप्शन बनेगा। आप चाहे जिसके समर्थक हों, चाहे जिसके विरोधी हों, अगर परसेप्शन की लड़ाई है तो परसेप्शन बनाकर ही लड़ना होगा ना। आप मोदी के समर्थक हैं, अच्छी बात है, विरोधी हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चुनाव में भाजपा और मोदी को हराना चाहते हैं तो जो परसेप्शन वो बना रहे हैं, आपको उससे लड़ने के लिए उसी तरह का उसके विरोध में परसेप्शन आपको भी बनाना पड़ेगा। आप सिर्फ आलोचना करके लगातार विरोध, फालतू का विरोध करके कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको तथ्यों तर्कों के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं, काउंटर तो आप ही करेंगे ना। हम लोग कुछ भी बोलने यूट्यूब पर या किसी और जगह या चाय की दुकानों पर कोई भी बहस करते हो, ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो राजनीतिक दलों की भूमिका है उसे भी तो देखने समझने की ज़रूरत है। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव लगभग तय हो चुका है कि किसके किसके बीच चुनाव हो रहा है, तो यह भाजपा और सपा के बीच हो रहा है। ये विगत 6 महीनों से तय हो चुका है, मतलब अखिलेश भैया और योगी आदित्यनाथ के बीच में। अब इस परसेप्शन की लड़ाई में कैसे कौन आगे निकलेगा, या फिर मीडिया में और जगहों पर किसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाएगा, इसका खेल बहुत निराला है। अच्छा देखिए, जैसे भाजपा चुनाव प्रचार जिस तरीके से कर रही है वो बहुत ही व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज तरीके से कर रही है। उनके पास योगी आदित्यनाथ के अलावा पिछड़ों के बीच जो प्रोजेक्शन करना है उसका सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है, नेता कोई है, तो वह खुद प्रधानमंत्री जी हैं। तो वो अपने आप लीड ले लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो पिछड़ा दलित गठबंधन या फिर इसका जो वोट है,
इसको साधे बिना नहीं जीता जा सकता है। अगर सपा को चुनाव जीतना है तो सिर्फ यादव, जो पिछड़ों में यादव वोट बैंक है, इसके बल पर नहीं जीत सकते हैं। अन्य पिछड़ों का भी वोट उन्हें चाहिए। और अगर दलित वोट में अगर वो सेंध लगा सकें तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी मुस्लिम समीकरण को वो साधे हुए हैं जैसा कि उन्हें लगता है। पर इस चुनाव में एक और बहुत बड़ा खेल है, वो है एम फैक्टर। एम फैक्टर मतलब मोदी का फैक्टर है। 14 के चुनाव में भाजपा अकेले दम पर बहुमत में आएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। पर ये जो एम फैक्टर मोदी वाला है ना, ये भाजपा को सत्ता में ले आया है। और जनता के बीच में गुजरात मॉडल और मोदी का जो भरोसा वाला फैक्टर है, यह चला। अब सोचिए 12 में उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लीजिए। 12 में अखिलेश भैया 220-22 सीट लेकर आ रहे हैं और 2017 में 50 सीट पर पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, कैसे आ रहा है? सोचिए 2012 में चुनाव हो रहा है और 2014 में उत्तर प्रदेश में सपा बिल्कुल साफ हो जा रही है, क्योंकि वह मोदी से मुकाबला कर रही है। तो क्या चुनाव परिणाम आ रहा है, सबके सामने है। खैर 14 लोकसभा चुनाव बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लीड लेकर जीत रही है। फिर 17 का चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव, और भाजपा 325 सीट ला रही है, कहीं कोई बच नहीं रहा है। तो 14 जीत रही है भाजपा और 17 जीत रही है। अब 19 का चुनाव लोकसभा, मीडिया में फिर न्यूज़ चलनी शुरू हो रही है कि मोदी में अब वो बात नहीं है और भाजपा बहुमत से कम रह जाएगी। ऐसे में भाजपा को दूसरे चेहरों पर विचार करना पड़ेगा और नितिन गडकरी का नाम मीडिया में मीडिया वाले ही चलाने लग जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुश्किल से भाजपा जो है 200 सीट पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन परिणाम इसके विपरीत आ रहा है। 300 सीट बीजेपी अकेले पार कर जा रही है। तो सोचिए ये कहाँ से आ रहा है? तो ये मोदी फैक्टर है। वह आदमी धीरे धीरे हर आदमी के पास पहुंच रहा है, जिसके पास मोबाइल है, अखबार है और थोड़ी भी चर्चा करता है तो मोदी पे बात करेगा। इसके पीछे कारण यह है कि डिलीवरी सिस्टम जो मोदी का है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान, इससे वह आदमी सीधे आम लोगों से जुड़ गया है। आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, कहीं भी आप जाइए, अगर कुछ खामी है, कमी है, तो लोग मोदी को दोष नहीं देते। कहते ये बीच वाले जो हैं लोग ना, ये करप्ट हैं, इसकी वजह से चीज़ें नहीं आ पा रही, बाकी मोदी की कोई गलती नहीं, वो तो सब कर ही रहे हैं। तो सीधे जनता से जुड़ने के जो तरीके हैं मोदी के, वह बेहतरीन है। सोचिए 2014 से पहले हम भी मोदी का खूब विरोध करते थे और खूब आलोचना करते थे। शायद उम्र ऐसी थी या समझ ऐसी थी या फिर मीडिया में लगातार ऐसी चीज़ें देखते रहते थे कि लगता था कि हाँ आदमी अच्छा नहीं है। और 14 चुनाव में नोटा पर हमने भी वोट किया, क्योंकि हमारी समझ थी वैसी और हम भी क्रांतिकारी बनना चाहते थे। और अन्ना हजारे मूवमेंट भी चल रहा था, वही इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उससे पहले कांग्रेस के विरुद्ध में चल रहा था। दिल्ली वाला जो आंदोलन था, जिससे अपने केजरीवाल भैया सत्ता में आ गए और अन्ना जी का पता नहीं। बाकी उनके जो हमारे योगेंद्र यादव जी थे, प्रशांत भूषण जी थे, राज्यसभा में उन्हें जगह उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अपना आदमी चाहिए, होना भी चाहिए। तो 14 तक जिस तरह से समाचार आता था मोदी के बारे में, तो उन्हीं पे भरोसा होता था। फिर मोदी ने शपथ लिया और 5 से 6 महीना के बीच धीरे धीरे जब कनेक्शन शुरू हुआ जनता से और दूसरे तरह की खबरें, योजनाएं, काम और फिर जो जवाबदेही तय करने के तरीके हैं, तो फिर लगा यार बुराई क्या है। अगर वह टारगेट रख रहा आदमी काम कर रहा है, परफॉर्मेंस से जोड़ दे रहा है, तो मोदी होने में क्या हर्ज है। फिर साल बीता, 2 साल बीता, फिर लगा नहीं आदमी सही है। फिर जहाँ जो सुधार होने चाहिए, जहाँ जिस तरह की बातें लागू की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में वोट पाने के लिए
जनता का वोट बैंक बने रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारे राजनीतिक दलों ने यह काम बहुत खूबी से किया। मतलब ब्राह्मण कभी बनाए रखा किसी को दलित बनाए रखा, तो लोगों को पिछड़ा बनाए रखा, तो तुम मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो। तो जो इस तरह की राजनीति जब हो रही थी, और यह बनाए रखने में ही सत्ता बनाए रखना था, क्योंकि जब आप अल्पसंख्यक रहोगे, दलित रहोगे, मुसलमान रहोगे, ब्राह्मण रहोगे, पिछड़ा रहोगे, तो आप एक समूह में सीमित रहोगे और आप में डर की भावना रहेगी, और यही डर राजनीतिक दल को सत्ता में बनाए रखेगा। तो सत्ता में बनाए रखने के लिए आपको यह बनाए रखना जरूरी है। भाई क्यों अल्पसंख्यक हो तुम, क्यों ब्राह्मण हो तुम, क्यों दलित हो, क्यों अल्पसंख्यक हो? जब तुम्हें एक तरह का अधिकार है और संविधान में तुम्हारी नागरिकता को लेकर कोई भेदभाव नहीं है, और तुम्हें वही अधिकार हासिल है जो किसी एक बड़ी जाति को हासिल है, जो एक बड़े आदमी को हासिल है, तो फिर अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हो तुम दलित कैसे हो सकते हो, तुम पिछड़ा कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास भी वही सारे अधिकार हैं जो किसी के भी पास हैं। अगर तुम भारत के नागरिक हो तो तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो कोई दूसरा कर सकता है, और इस आत्मविश्वास के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप में ठीक है आरक्षण मिला है, पिछड़ेपन के तमाम पैरामीटर तय किए गए, उसमें SC ST OBC डिक्लेयर किया गया है, पर यह कोई अस्थायी जाति व्यवस्था नहीं है। अब एक EWS नई व्यवस्था आ गई, क्योंकि जाति समूहों में जब तक हम बटे रहेंगे तब तक हमें कोई भी सही बात सही नहीं लगेगी, क्योंकि हमें लगता है कि मेरा हित यहाँ टकरा रहा है, और मेरे लिए जब सच्ची बात कही जाएगी तो भी वह सच्ची नहीं लगेगी। सोचिए, मुसलमान, अल्पसंख्यक, भाई आप क्यों बने रहना चाहते हो? अल्पसंख्यक क्या है? जब भारत के नागरिक हो, भारत के मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, आपकी सिर्फ एक पहचान है कि आप भारत के नागरिक हो। एक नागरिक के तौर पर आपको जितने अधिकार मिलने चाहिए सब आपके पास है, खत्म बात। अगर कोई हिंदू कहे कि मुझे ये स्पेसिफिक अधिकार चाहिए तो भी गलत है। उसी तरह कोई अल्पसंख्यक भी ये मांग करेगा, और संविधान में इसके लिए प्राविधान भी अलग से कुछ अधिकार दिए गए हैं, और यह अधिकार देकर ही गलती होती है कि आपको खास अधिकार जब दिए जाएंगे और फिर उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर कभी सही बात नहीं हो पाएगी। अब इस बात से बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं। बताइए, कोई दलित और कोई मुस्लिम जो आपको अपने आप को कमतर आंकता है, क्या वह कभी मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा? जब यह हीन भावना वह शुरू से अपने अंदर रखेगा तो वह कहीं नहीं जुड़ पाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है उस हीन भावना से मुक्त होया जाए, और हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली इस हीन भावना को बनाए रख के ही चल रही है, क्योंकि जातियों और धर्म के आधार पर ही राजनीतिक दल कुछ चल रहे हैं, जो अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है जिन्होंने। आप बताइए, एजुकेशन पर आपसे कौन बात करता है कि आप ठीक है, अगर आपके समुदाय में ही आरक्षण से या किसी और तरीके से कोई बहुत आगे बढ़ गया है तो वह अपने जातीय समुदाय के लिए ही क्या करता है, या क्या वह कभी पीछे लौट कर देखता है कि उसके पड़ोस में क्या स्थिति है? वह लगातार आपको पिछड़ा और दलित बनाए रखना चाहता है, क्योंकि जैसे ही वह संपन्न होगा और राजनीतिक रूप से उसमें ताकत आएगी, तब वह पॉलिटिशियन बनना चाहता है। और वह सफल पॉलिटिशियन तभी तक बना रहेगा जब आप वोट देते रहेंगे, आप दलित और पिछड़े के बोध से ग्रसित रहेंगे। जैसे सवर्ण होना या उच्च जाति का होना का जो दंभ अगर किसी में है, वह भी उतना ही गलत है जितना अपने आप को निम्नतर छोटी जाति का मानना है। अगर हमारी सभ्यता संस्कृति में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह कर्म के आधार पर है, या किसी बड़ी जाति के आदमी से सुन के मान के आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कहना है कि अगर ये सारे वर्ण एक बराबर है, सारी जातियां एक बराबर है, अगर कहीं कोई कमी है अपनी राजनीतिक फायदे के नफा नुकसान के लिए कुछ कहता है, तो हम नहीं मानेंगे आपकी बात। सारी जातियां, सारे वर्ण बराबर है, किसी बड़ी जाति का, कोई सी छोटी जाति का कौन क्या कहता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें अध्ययन करना है, अध्यापन करना है, पढ़ना है, ऐसी बातों को ढूंढना है, ऐसी बातों को कहना है। और अधिकार ऐसे ही फ्री फंड में नहीं मिल जाता है।
उसके पाने के लिए कम से कम जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी जागरूकता होनी चाहिए। और आपको आंखें तो कम से कम खोलनी ही पड़ेंगी। कोई गहरा गहरा आए, कुछ भी आपको समझा कर चला जाए और आप उसकी धुन पे लगिए नाचने, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो आपको जो भी हासिल करना है उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा और यह जिम्मेदारी आपकी है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव में देखिए, लगातार चुनाव जिस चरण में होंगे, अच्छा विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति देखिए, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन सही आदमी है, किसे टिकट मिलना चाहिए और आपका जनप्रतिनिधि किसे होना चाहिए, इस पे कोई बात आप करते हैं आपस में? फलानवा जाति का, हाँ सही है, हमारी जाति का है, ठीक है। फिर उसके बाद आप विकास की भी उम्मीद करते हैं तो भूल जाइए। अगर वो पैसे खर्च करके टिकट ले रहा है, चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो उसने जो निवेश किया है सबसे पहले वह निकालेगा, उसके बाद कुछ और सोचेगा। और आप विकास नहीं होगा, भूल जाइए। तो सरकार ने क्या किया है आप उस पर गौर करिए। चलिए, काफ़ी बातचीत तो काफ़ी लंबी होती जा रही है, पर यह बात ख़त्म भी तो नहीं हो सकती है। हमको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। और अखबार पढ़िए, देखिए जाति समीकरणों के आधार पर सभी पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं और उसमें वो नाकाम भी हो रही हैं और सफल भी हो रही हैं। कौन सी पार्टी कितनी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग कर लेगी, यह सफलता का राज है उसके। फिलहाल वोट अच्छे से दीजिए, वोट जरूर करिए और यह देखिए कि कौन सी सरकार परफॉर्म किया है। अभी हमारे यहाँ 3 सरकारें लगातार पूर्ण बहुमत से आई हैं, बसपा की आ गई, सपा की आ गई, भाजपा की भी आई है। तो हम तुलना कर सकते हैं, हम उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि वास्तव में किसने क्या किया है। हमारे यहाँ बिजली सप्लाई कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क बिजली पानी पर क्या कोई काम हुआ है। किसी नेता की कोई बात मत सुनिए, आप अपने जीवन में बदलाव को महसूस करिए, अपने आसपास देखिए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, बस अड्डे पर जाइए, तो जाते ही हैं ना, वहाँ जाए बिना क्या वहाँ कोई बदलाव दिख रहा है? सरकारी कर्मचारियों के काम और व्यवहार में कोई बदलाव आया है? आपके पुलिस वाले क्या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके क्षेत्र में अपराध किस तरीके से हो रहे हैं? देखिए, अपराध को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पड़ोसी से मेरा झगड़ा हो जाए और हम में से कोई एक दूसरे को मार दे, तो ये सरकार की असफलता नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए मैं अपने घर में लड़ाई झगड़ा करता हूँ और वहाँ भी कुछ इस तरह की घटना घट जाती, ये भी सरकार का दोष नहीं है। मान लीजिए प्रेमी युगल झगड़ा करते हैं और वहाँ कुछ हो जाता है, इसमें भी सरकार की गलती नहीं है। सरकार की गलती होती है कि जब लूट पाट, कब्जा, मतलब दुर्दांत अपराधी ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हों, तो वो अपराध की कैटेगरी में आता है। क्या उसको रोकने में सरकार सफल रही है? अब ये सारी बातें जब कही जाएंगी तो बाबा के पक्ष में जा रही हैं, क्योंकि बाबा ने 5 साल ये काम किया है, अच्छे से किया है। तो अभी उसकी भी बात शुरू हो जाएगी कि क्या किया है। महंगाई, बेरोजगारी, ये भी समस्या है और ये वास्तविकता है। और कोरोना भी समस्या है। 2 साल से भयानक महामारी, जहाँ सेवा क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गया हो, ऐसे में अगर महंगाई न आए तो यह कैसे हो सकता है? फिर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश का, जिसके लिए सराहना होनी चाहिए। और भी काम है, जैसे हमारा विपक्ष है उसे सामने आना चाहिए। सोचिए, अच्छा टीका लगवाए, इस बात को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे कितने नेता सकारात्मक बातें कर रहे हैं। उन्हें जनता से कहना चाहिए ना, अपील करना चाहिए कि नहीं टीका जरूर लगवाइए। क्या है, कैसे है, इसके बकवास में मत पड़िए, आंखें खोलिए, चीज़ों को खूब अच्छे से देखिए, समझिए। और कौन सा सरकार कैसी रही है आपको पता है, आपका स्थानीय विधायक कौन सा आदमी है और उसके बारे में आप जानते हैं, वो अपराधी है कि कैसा है आपको पता है। और वह विधायक बनने के बाद आपको क्या देगा और आपसे क्या लेगा आपको भी लगभग पता ही है। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर मतदान करिए, क्योंकि दान का मतलब ऐसे ही नहीं होता है कि कहीं भी कुछ दे दीजिए। और यह तो मतदान है,
मतलब आपके एक वोट से ही सरकार बनती है। तो सोच समझकर मतदान करिए और वोट जरूर करिए, क्योंकि आपका एक एक वोट ही सरकार बनाता है और उसी से बदलाव भी आएगा। तो आपको जागरूक रहना है, समझदार रहना है और मतदान करना है। बाकी चीज़ें ऐसी ही होती रहती हैं और आपको हीन भावना से मुक्त रहना है। आप बिल्कुल भी कमतर नहीं हैं और देश और समाज में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा, क्योंकि हम सब साथ हैं, क्योंकि हमने सरकार चुनी है और हम सरकार बदल भी सकते हैं और नई सरकार हम चुन लेंगे। इसके लिए हमें किसी सीख की ज़रूरत नहीं है। और मेरी जितनी भी बात मैंने की है, अगर इसमें कुछ सही लगता हो तभी लीजिए, बाकी बहुत प्रभावित मत होइए चीज़ों से। बाकी स्रोतों को भी सुनिए, देखिए, जानिए और पढ़ना बंद मत करिए, क्योंकि जीवन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अखबार पढ़ना नहीं होता है, कुछ और पढ़िए और खूब पढ़िए धर्म के बारे में ही। क्योंकि ठीक है, आप अगर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट नहीं हैं और परीक्षाएं आपको नहीं देनी है तो ज़्यादातर पढ़ाई नहीं की जाती है। तो धर्म के बारे में पढ़िए, संस्कृति के बारे में पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, कविताएं पढ़िए, कुछ अच्छी मूवीज़ देखिए, मगर एक तरह की चीज़ें मत देखिए। अगर आप हिंदू हैं तो इस्लाम को पढ़िए, जैनिज़्म को पढ़िए, बुद्धिज़्म पढ़िए, मतलब सब पढ़िए। बड़े बड़े थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, उनको पढ़िए। और आप सिर्फ हिंदू ही हैं, हिंदू के बारे में पढ़ना चाहते हैं या जिस मजहब या धर्म से जुड़े हैं सिर्फ उतना ही जानना चाहते हैं, तो उस धर्म, पंथ, मजहब से जुड़ी जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे पक्ष हैं, उनको भी पढ़िए। अगर आप भगवत गीता के, तमाम लोगों ने भगवत गीता पे टीकाएँ लिखी हैं, उनको पढ़िए। कुरान शरीफ पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, उसको पढ़िए। सिर्फ एक किताब मत पढ़िए। हो सकता है एक कट्टरपंथी का हो, एक उदारवादी का हो, एक कम्युनिस्ट वाले का हो, एक राष्ट्रवादी का, सबको पढ़िए। फिर उसमें से अपने आप सही गलत आप समझने लग जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की, हर तरह की विचारधारा को सुनिए, देखिए, जानिए, पढ़िए और अंतिम निष्कर्ष पे बिल्कुल मत पहुँचिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे आपके विचार अपने आप बनने लगेंगे। किसी एक को पढ़ के अंतिम निष्कर्ष मत निकालिए, किसी एक को सुनकर उसको अंतिम सत्य मत मानिए। खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल नेटवर्क पर, टीवी चैनल्स पे किसी एक चैनल को सही मत मानिए, किसी एक पत्रकार को सत्यवादी मत मानिए। सबके अपने एजेंडे हैं, सबके अपना प्रॉफिट प्रोसेस है कि न्यूज़ को कैसे बेचना है और कैसे व्यूज़ पाना है, लाइक पाना है, मतलब तभी तो आप रन करेंगे। और पैसा कैसे कमाना है, ये भी एक मकसद है। तो हम भी सोच रहे हैं, तो हमको भी, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। हालांकि यह बात मैं अंत में कह रहा हूँ, तो ये औपचारिकता ही है, बाकी आपकी मर्जी। फिर बात करते हैं, मिलते हैं और जितनी लंबी बात कर सकते हैं उतनी करेंगे और ऐसी ही कोशिश जारी रखेंगे। आपको झकझोरेंगे, हिलाएंगे, जगाएंगे कि उठो देखो सवेरा हो गया है। तो उठिए, सवेरा को देखिए, सूरज को नमस्कार करिए और फिर वही कहते हैं, जय हिंद, जय भारत।